और तेहरान में हड़कंप मचा है। क्या परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं ट्रंप? और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कल होने वाली महा मीटिंग दुनिया पर मंडरा रहे महाविनाश के खतरे को टाल पाएगी? अब जब मैं 7:28 पे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस्लामाबाद टॉक्स के सेकंड राउंड को लेकर बेहद संकट बना हुआ है। कोई पक्का नहीं है। अमेरिकी खेमे में हलचल बहुत तेज हो गई है। वहीं ईरानी डेलीगेशन को लेकर भी चीजें अब तक बहुत क्लियर नहीं हुई हैं। बड़ी खबर सुन लीजिए सबसे पहले आप। बड़ी खबर व्हाइट हाउस अमेरिका से आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट और CNBC न्यूज प्लेटफॉर्म को एक फोन पर इंटरव्यू दिया है। ईरान को बड़ी चेतावनी इस बार ट्रंप ने दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि खून के प्यासे लोगों से बातचीत का यह आखिरी मौका है। ईरान को घुटने टेक कर डील करनी होगी, ट्रंप धमका रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर बार बार सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने कल पकड़े गए संदिग्ध जहाज MV टुस्का को लेकर शक की सुई चीन की ओर भी घुमा दी है। चीन को भी इस पूरी जंग में वो शामिल कर देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन युद्ध में सब बदल जाता है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस थोड़ी देर में, ऐसी खबर है कि पाकिस्तान के लिए तैयार है, रवाना होने के लिए होंगे या नहीं होंगे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। वेंस के साथ ट्रंप के करीबी और विशेष दूत जो कि पिछली बार गए थे, स्टीव विटकॉफ, और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जा सकते हैं सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए। अमेरिकी डेलीगेशन का इस्लामाबाद दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सीज फायर खत्म होने के कारण, कल सीज फायर खत्म होने की आखिरी तारीख है, 22 अप्रैल को ये खत्म होना है। ट्रंप ने एक दिन के लिए इसको बढ़ाया था। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस्लामाबाद बातचीत में कोई बड़ी प्रगति होती है तो ट्रंप भी वर्चुअली इसमें शामिल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ट्रंप सरप्राइज कर दें, खुद वहां चले जाए। लेकिन ट्रंप ने आज जो तेवर दिखाए हैं, जो भी हमने आपको सुनवाया CNBC का इंटरव्यू, वो बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ट्रंप बहुत नाराज है ईरान के रुख को लेकर। और बड़ी खबर अब तेहरान से भी आ रही है। ईरान में क्या चल रहा है ये भी आप जान लीजिए। ईरानी सरकारी मीडिया ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि ईरान की टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। ताज़ा अपडेट ईरान से ये है कि मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अली अराक्ची फिलहाल तेहरान में ही है। वो इस्लामाबाद अभी तक नहीं निकले हैं। ईरान की ओर से फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी है। इससे पहले एक्सियोस के हवाले से खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई ने बुधवार को इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की बातचीत के लिए अपनी टीम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब ये खबर डिनाई हो गई। इस समय पूरी दुनिया के सामने 3 बड़े सवाल इस वक्त खड़े हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। टोटल कंफ्यूजन है। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा सवाल ये कि अगर बातचीत होती है तो क्या ट्रंप ईरान के साथ कोई ग्रैंड डील करेंगे या प्रतिबंध और सख्त करेंगे। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या सीज फायर की मियाद जो कल खत्म हो रही है, उसके बाद क्या पश्चिम एशिया में फिर से मिसाइल, बम, गोला बारूद बरसने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद भी हराम हो चुकी है। कैसे और क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन के समय के मुताबिक रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप को नींद नहीं आ रही। पूरी दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी, तब ट्रंप के एक पोस्ट ने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल लीडर कहा जाता है, उन्होंने आधी रात को ईरान के खिलाफ एटमी बिगुल फूंक दिया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में न्यूक्लियर डस्ट स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाला था, इसलिए इसे खोदना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। ट्रंप ईरान के एनरिच्ड यानी शुद्ध यूरेनियम के भंडार के लिए लगातार परमाणु धूल या न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है।
ट्रंप अकेले नहीं हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जाहिर है अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। ट्रंप का ये मिडनाइट मिशन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा या फिर ईरान के एटॉमिक ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एनरिच यानी शुद्ध यूरेनियम स्टॉक को पूरी तरह हटाने या अपने कंट्रोल में लेने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और यही ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव में सबसे बड़ा रोड़ा है। पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास लगभग 441 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम था और 200 किलोग्राम 20% एनरिच्ड यूरेनियम था। एक्सपर्ट्स की बात माने तो 60% शुद्धता वाले यूरेनियम कुछ हफ्तों में 90% परमाणु बम बनाने की सीमा तक संवर्धित किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जा कर लेने वाले पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद ईरान ने यह साफ कर दिया कि तेहरान संवर्धित यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ईरान ने भले ही अपने एनरिच्ड यूरेनियम सीधे अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बैकडोर कई विकल्पों पर चर्चा चल रही है। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को 2015 के परमाणु समझौते की तरह रूस भेजा जा सकता है, जिसमें 11 टन से ज्यादा यूरेनियम भेजा गया था। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम को निकालना इतना आसान है? न्यूक्लियर एक्सपर्ट और पूर्व पेंटागन अफसर एंड्रयू वेबर के मुताबिक यह इतिहास का सबसे जटिल यूरेनियम हटाने का ऑपरेशन हो सकता है और इसकी वजह ईरान की इस्फान और नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों में बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। यूरेनियम गैस के फॉर्म में भारी सिलेंडरों में रखे जाते हैं। हमलों में इन सिलेंडर्स के नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा प्लांट अंडरग्राउंड है, एंट्री गेट भी मलबे से ढके हुए हैं। ऐसे में इस जगह पर किसी भी एक्टिविटी से रेडिएशन का खतरा बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका किसी विदेशी धरती से पहली बार एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की सोच रहा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, इससे पहले 1994 के प्रोजेक्ट सेफियर में कजाकिस्तान से 600 किलोग्राम वेपन ग्रेड यूरेनियम निकाला गया था। इसे स्पेशल कंटेनर्स में पैक कर C-5 विमानों से अमेरिका लाया गया था, जबकि 1998 में ब्रिटेन के साथ मिलकर जॉर्जिया से हाई एनरिच्ड यूरेनियम निकालकर स्कॉटलैंड पहुंचाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कांगो से हजारों टन यूरेनियम आयात किया गया था, जिसका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम में किया गया था। ये सभी ऑपरेशंस तब सफल हुए क्योंकि उस दौरान वहां की सरकारों ने सहयोग दिया था। हालात स्थिर थे, लेकिन ईरान में ये तीनों शर्तें फिलहाल मौजूद नहीं है। हालात बिल्कुल विपरीत है। चक्रियों में हम आपको रोज बता रहे हैं कि किस तरह ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़कर डोनाल्ड ट्रंप अपने घर यानी अमेरिका में भी अब घिरते जा रहे हैं। आज आपको वाशिंगटन से आई इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। हाथों में फूल लेकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग अमेरिका के पूर्व सैनिक हैं, लेकिन आज ये ईरान के खिलाफ युद्ध और गाजा में नरसंहार के खिलाफ संसद की बिल्डिंग तक पहुंच गए। इस बीच हंगरी से भी एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी विक्टर ऑर्बेन को चुनावों में हराने के बाद नवनिर्वाचित पीएम पीटर मैग्यार ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। मैग्यार ने यह साफ कर दिया है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी में कदम रखते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल उलट नीति ऑर्बेन के मुकाबले। वजह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC का अरेस्ट वारंट, जिसे मैग्यार सरकार ने पूरी तरीके से लागू करने का फैसला कर लिया है। ये पूर्व पीएम ऑर्बेन की नीतियों से बिल्कुल उलट है, जो हंगरी ही ICC से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। 9 मई को पीएम पद संभालने जा रहे मैग्यार ने ऑर्बेन की उस प्रक्रिया पर अब रोक लगा दी है। ट्रंप के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक हार बताई जा रही है, क्योंकि अब यूरोप में नेतन्याहू के लिए रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। इजराइल के खिलाफ आवाज तुर्की से भी उठ रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का दावा है कि इजराइल ने दक्षिण साइप्रस के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन तैयार कर लिया है और यह गठबंधन पूरे इलाके में मुस्लिम देशों के खिलाफ बनाया गया है। तो लगातार अमेरिका और इजराइल पर शिकंजा दुनिया के देशों का कसता जा रहा है।
कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की। उसके बगैर मैं शो को खत्म नहीं करता हूं। पब्लिक व्यू में आज पहला व्यू है नृपेंद्र कुमार मौर्य का। पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें नॉर्थ बंगाल और सीमावर्ती सीटों पर वोटिंग होगी, जहां सीएए, एनआरसी, घुसपैठ और चाय बागान मजदूर जैसे मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं। अगला पब्लिक व्यू योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। राघव कृष्णा लिखते हैं, महिला आरक्षण पर छिड़ा नया सियासी अध्याय, योगी का सीधा संदेश, नारी शक्ति को पूरा अधिकार। अब सवाल, वादा जमीन पर उतरेगा या बहस ही जारी रहेगी? तो आज मेरे साथ चक्र व्यू में इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।